हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज हम जनरल स्टडीज़ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम आपको सारी ही एनसीईआरटी कवर कराएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नेक्स्ट मंथ तक सारी एनसीईआरटी, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। और इस मंथ स्पेशली यानी कि सितंबर में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। ये चैप्टर हमारा भारत के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड है, भारत के भौतिक स्वरूप पर डिपेंड है। पिछला जो चैप्टर हमने देखा था, हमने कवर किया था, उसमें हमने मेनली भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी और भारत के आकार के बारे में चर्चा की थी। उस चैप्टर का नाम ही था कि भारत, आकार और स्थिति, यानी कि भारत का आकार कैसा है, किस तरह का आकार है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है अप्रोक्सीमेटली, और उसकी स्थिति कहाँ पर है, यानी कि उसको अगर हम लोकेट करेंगे तो किस तरह लोकेट करेंगे, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है, कितना नॉर्थ में है, कितना साउथ में है, कितना ईस्ट में है, कितना वेस्ट में है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप की। अब हमने जो लोकेशन उसकी यानी कि स्थिति हमने देख ली थी पिछले लेक्चर में, अब हम बात करेंगे प्रॉपर भारत की। पिछले जो लेक्चर में हमने कवर किया था भारत को, तो भारत को हमने पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया के संदर्भ में देखा था कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ भारत स्टैंड करता है। आज हम इंडिविजुअल भारत की ही बात करेंगे कि भारत का स्वरूप कैसा है। अब भारत की हमने स्थिति तो देख ली कि कहाँ पर भारत है, अब हम देखेंगे कि भारत का स्वरूप कैसा है, यानी कि स्वरूप से मतलब यह है कि टोपोग्राफी कैसी है, भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि भारत विविधताओं भरा देश है। विविधता रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ही नहीं है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ही विविधता नहीं है, कास्ट की पर्सपेक्टिव में ही विविधता नहीं है, हमारे सेक्स के पर्सपेक्टिव में ही विविधता नहीं है, डेमोग्राफी के पर्सपेक्टिव में ही विविधता नहीं है, और एथनिसिटी कल्चर के पर्सपेक्टिव में ही विविधता नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ विविधता हमारे भौतिक स्वरूप को लेकर भी है। भारत में हिमालय जैसे पहाड़ भी हैं जो नवीन वलित पर्वत से बने हुए हैं, और हमारे यहाँ अरावली जैसी पुरानी प्राचीन श्रृंखलाएं भी हैं जो दुनिया के प्राचीनतम पहाड़ों में गिनी जाती हैं। हमारे यहाँ थार जैसे गर्म मरुस्थल भी हैं और लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल भी। हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट जैसी एक सतत श्रृंखला भी है, और ईस्टर्न घाट जैसी, पूर्वी घाट जैसी हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट जैसी हमारे यहाँ सतत श्रृंखला भी है, और ईस्टर्न घाट जैसी असतत यानी कि इनस्टेबल श्रृंखला भी है, जो कि लगभग 600, जिसकी जो एवरेज ऊंचाई है 600 मीटर तक है। और वहीं हमारे यहाँ जो वेस्टर्न घाट है उसकी ऊंचाई, उसकी पीक्स की एवरेज ऊंचाई 1200 मीटर से ज़्यादा की है। तो इस तरह के हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, हमारे यहाँ मरुस्थल भी हैं, ठंडे मरुस्थल भी, और लद्दाख जैसे माइनस में तापमान रखने वाले ठंडे मरुस्थल भी हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स जैसी फर्टाइल ज़मीन भी है, उत्तरी भारत जैसी गंगा के मैदान जैसी हमारे यहाँ फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन भी है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ राजस्थान जैसे बंजर क्षेत्र भी हैं जहाँ पर किसी भी तरह की खेती या किसी भी तरह की पैदावार नहीं होती है। हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार के क्षेत्र भी हैं, हमारे यहाँ कपास की पैदावार की काली मिट्टी भी है। तो हमारे यहाँ हर तरह की विविधता है, ना सिर्फ हमने जैसे कि बताया कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डेमोग्राफी और एथनिसिटी कल्चर को लेकर ही विविधता नहीं है, हमारे यहाँ भारत की भौतिक स्वरूप को भी लेकर विविधता है। तो आज के लेक्चर में हम इसी भौतिक स्वरूप की बात करेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप है कैसा। तो अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत के भौतिक स्वरूप को मेनली कुछ अलग डिवीजन करके डिवाइड हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर्वत पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पठार पाए जाते हैं, हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, हमारे यहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं, हमारे यहाँ द्वीप समूह पाए जाते हैं। अगर इसको और ज़्यादा हम डिवाइड करना चाहें तो हमारे यहाँ तटीय क्षेत्र भी हैं जो कि समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, और इसी तरह हमारे यहाँ जैसे द्वीप के क्षेत्र हैं तो द्वीप में भी तटीय और प्लेन्स भी हैं। तो इस तरह से हम भारत की भौतिक स्वरूप को डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने सिलेबस को इजी करने के लिए भारत की जो चर्चा करेंगे, भौतिक स्वरूप की जो चर्चा करेंगे, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज का जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, आप देखेंगे जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यूपीएससी का क्वेश्चन फॉर्मेट में दो पैटर्न हैं, दो पैटर्न यूपीएससी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से। एक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना, ईस्ट टू वेस्ट और वाइस वर्सा, या वेस्ट टू ईस्ट भी करा सकती है यूपीएससी। एक होता है नॉर्थ टू साउथ।
या फिर साउथ टू नॉर्थ, वाइस वर्सा। तो इस तरह से यूपीएससी के ये दो पैटर्न बहुत फेवरेट पैटर्न है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बना देती है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। कभी कभी आपको राजधानियां दे दी जाती हैं अलग अलग देशों की, उनको क्रम में ईस्ट टू वेस्ट लगाने के क्रम में दे दिया जाता है या कभी नॉर्थ टू साउथ लगाने के क्रम में दे दिया जाता है। तो हम अपने पढ़ाई को आसान करने के लिए इन सारे ही भारत के भौतिक स्वरूपों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि भारत में हिमालय के उत्तरी मैदान या हिमालय में किस तरह की पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, उसके बाद उत्तरी मैदान किस तरह की आकृति है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ियां किस तरह की आकृति की हैं, वो हमारे यहाँ किस तरह से डिवाइड होती हैं। इसी तरह हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे, हम पठारी भाग देखेंगे, उच्च पठार देखेंगे, निम्न पठार देखेंगे, कोस्टल एरियाज देखेंगे। तो इसी संदर्भ में हम अपना सारा आज का डिस्कशन करेंगे। तो इसी क्रम में अगर हम देखें भारत में हिमालय के क्षेत्र को, तो हिमालय का जो क्षेत्र है, देखिए कितनी विविधता है कि हिमालय का जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, वो दुनिया के नवीनतम क्षेत्रों में से है। यानी कि ये बिल्कुल नया बना हुआ क्षेत्र है, एकदम युवा अवस्था में है। और वहीं हमारा जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, हमारा जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, ये प्राचीनतम क्षेत्रों में से है। यानी कि यहाँ पर सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं दुनिया की, और यहाँ पर सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग जो करेंगे अपने डिस्कशन की, वो नॉर्थ टू साउथ करेंगे। यानी कि हम हिमालय से लेकर चलेंगे और दक्षिणी भाग तक जाएंगे। तो इस तरह हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हिमालयन रीजन से। तो ये एक युवा स्थलाकृति है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हिमालय का रीजन जो है वो बिल्कुल न्यूली डेवलप, यानी कि नई संरचना है, एकदम नई संरचना, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, यानी कि इसमें बिल्कुल वैलीज हैं, कैनाल्स हैं, तेज बहने वाली नदियां। जब गहरी घाटियां होंगी तो जाहिर सी बात है कि नदियों का बहाव भी तेज होगा। जब एक जगह घाटी गहरी होती है या कहीं ढलान का क्षेत्र होता है, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा ढलान होगा उतनी ही तेजी से कोई चीज नीचे लुढ़कती हुई आएगी। तो इसलिए पानी का प्रवाह भी उतनी ही तेजी से होगा। तो इसलिए तेज बहने वाली नदियां होंगी। फिर इसके बाद उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, यानी कि यही नदियां जब अपने साथ सेडिमेंट लेकर जाती हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि जो गाद लेकर आती है, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी के साथ नदियां गाद लेकर आती हैं, यानी कि चिकनी मिट्टी जिसे क्ले कहते हैं, वो लेकर आती हैं। और उसका जो भराव हो जाता है, यानी कि उसका जो जमाव हो जाता है, उसी से ही नॉर्दर्न प्लेन्स की संरचना हुई है। ये जो संरचना है ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हैं इस मैप में, ये किस तरह हुई है? ये यहाँ से हिमालयन रीजन से बहने वाली नदियां जो अपने साथ डिपोजिशन लाती हैं, अवसाद लाती हैं, उन अवसादों के इकट्ठा होने से यहाँ पर क्या हुआ है? नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, इसमें भी नए अलग अलग आकृतियां होती हैं, यानी कि नई आकृतियां, पुरानी आकृतियां, इन सभी को हम अभी डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो हम अपने हिमालयन रीजन से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो भौगोलिक वितरण है, इसको मेनली 6 भागों में हम बांट सकते हैं। अगर ब्रॉडली हम देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, जैसे कि हमने देखा, उसके बाद आता है आपका उत्तरी मैदान, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। फिर आपके आते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर इसके बाद आता है मरुस्थल का रीजन। फिर इसके बाद आते हैं तटीय मैदान, आपके कोस्टल रीजन्स। फिर इसके बाद आते हैं द्वीप समूह, जो कि अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप समूह है। इन सभी को हम अलग अलग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है हमारा हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर, जैसे कि हमने आपको बताया था, उत्तरी सीमा कहाँ खत्म होती है भारत की? हमारी हिमालयन रीजन में। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित कौन सी होती है? फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स कौन से होते हैं? जो कि किसी ऐसी भूगर्भीय रचना से बने हुए होते हैं जहां पर एक के बाद एक नीचे से लावा का प्रवाह होता रहता है और उनमें परत दर परत संरचना बनती रहती है। इसलिए ऐसा माना नहीं जाता है, बल्कि ये सत्य है कि हिमालय की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये अभी वलित संरचना है। और आपने ये पढ़ा होगा हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, जब आप आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो आप देखेंगे कि टेथिस सागर नामक भू संरचना से हिमालय पर्वत की रचना हुई है। क्योंकि जो हमारा भूखंड था, भारत का जो भूखंड था, वो साउथ हेमिस्फीयर में आता था, सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे कि हमने हेमिस्फीयर की भी बात की थी, गोलार्धों की, कि अब हमारा जो भारत की स्थिति कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। पहले ये कब था? कहाँ था? सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया के पास। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, सरकता हुआ, कहाँ इनके और एशिया महाद्वीप के बीच क्या था? एक सागर था, सागर की स्थिति थी। वो सागर कौन सा था? टेथिस सागर। इस टेथिस सागर के तरफ आगे बढ़ता हुआ ये हमारी यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। उसके बाद ये टेथिस सागर से जो मलबा निकला था, उस मलबे से ही इस हिमालय का निर्माण हुआ है। ये अलग टॉपिक हो जाएगा थोड़ा, इसके बारे में हम अपने आने वाले चैप्टर्स में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं
कि हिमालय की जो संरचना है वो एक तो नई है, नवीन संरचना है, और दूसरी चीज ये है नवीन संरचना के साथ साथ इसकी विशेषता क्या है, ये वलित पर्वतों की श्रृंखला है। वलित पर्वत, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो ये जितनी भी नवीन पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, यानी कि भूगर्भिक दृष्टि से जिनका निर्माण नया हुआ होगा, यानी कि जो सबसे बाद में बनी हुई होंगी, वो ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाएं नवीन पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं और फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, यानी कि वलित पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। तो इस तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं किस तरह फैली हुई हैं। आप देखेंगे कि ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। देखिए, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये हिमालयन रीजन है, ये कहाँ फैला हुआ है, हमारा जम्मू कश्मीर से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन तक फैला हुआ है। तो अगर हम ब्रॉडली इसको देखें, अगर हम इसको डायरेक्शन के फॉर्म में देखें तो ये हमारा वेस्ट से लेकर ईस्ट में फैला हुआ है। इस तरह अर्धचंद्राकार आकृति में आपको फैला हुआ हमारा भारत का क्षेत्र मिलेगा। किस तरह फैला हुआ है हमारा, अर्धचंद्राकार आकृति में। अगर हम इसको इस तरह देखें, दोबारा एक बार फिर से डायरेक्शन हम देख लेते हैं डायरेक्शन के रूप में, तो ये इस तरह की इसकी कुछ आकृति है, अर्धचंद्राकार आकृति। तो इसमें ये पश्चिम पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। अब यहाँ पश्चिम में कौन सी नदी है, आपने देखा था कि यहाँ से 5 नदियों का प्रवाह होता है कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां। तो सबसे ऊपर यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु से लेकर ये रीजन कहाँ तक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र तक। ब्रह्मपुत्र को जो कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये यहाँ भारत में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एंटर करती है। तो यहाँ पर सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक की अगर हम इसको स्ट्रेच देखें, हिमालयन स्ट्रेच, तो मेनली क्या कहा जाता है कि इंडस से लेकर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका स्ट्रेच है, यानी कि क्षेत्र फैला हुआ है। अब यहाँ पर हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अभी हम कुछ फैक्ट देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जहां से स्पेशली पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब कुछ आगे फैक्ट, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले, यानी कि अगर इसकी लंबाई देखें यहां से लेकर यहां तक, तो ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। चौड़ाई में विविधता है, जैसे कि कश्मीर में आप यहाँ मैप में ही देख सकते हैं कि ये जो कश्मीर का रीजन है, जम्मू कश्मीर हिमाचल का रीजन है, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है अपेक्षाकृत अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो औसतन 400 किलोमीटर की चौड़ाई है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई, मैक्सिमम चौड़ाई है 150 किलोमीटर तक की, और अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। और वहीं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रीजन में 400 किलोमीटर तक की हमारे यहाँ चौड़ाई पाई जाती है। इसके बाद पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो हमारा वेस्टर्न रीजन है, हिमालय का जो वेस्टर्न रीजन है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर वाला, हिमाचल और आपका उत्तराखंड वाला रीजन, यहाँ की अपेक्षा जो पूर्वी हिमालय का रीजन है, यहाँ पर ऊंचाई में अधिक विविधता, डाइवर्सिटीज पाई जाती है। डाइवर्सिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर एक तरफ तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ बहुत नीचे पहाड़ हैं, यानी कि जिनकी ऊंचाई कोई खास नहीं है, एवरेज ऊंचाई है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ जो पश्चिमी हिमालय है आपका, ये वाला रीजन, यह वाले रीजन में क्या है, ये वाला रीजन जो है आपका पश्चिमी हिमालय का, यहाँ पर मेनली जो ऊंचाई है वो लगभग समान है, यानी कि औसतन ऊंचाई यहाँ की 6000 मीटर से ऊपर ही है, लगभग 6000 मीटर या इससे ऊपर है। तो मतलब यहाँ पर ज्यादा असमानता नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना कि भारत में 1% अमीर लोगों के पास, भारत की 1% अमीर लोगों के पास भारत की 50% वेल्थ है, यानी कि धन है। तो ये कितनी ज्यादा असमानता है। अगर ऐसा होता कि भारत के मान लीजिए 50% के पास 50% यहाँ का धन होता, तो लगभग असमानता बिल्कुल नहीं होती। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये यही वाला कंडीशन है कि यहाँ पर असमानता बहुत कम है, कि यहाँ पर लगभग सारी ही चोटियाँ 6000 मीटर या इससे ऊंचाई की हैं। लेकिन वहीं ईस्टर्न हिमालय जो है, जो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, आपका नागा हिल्स का, मिजो हिल्स का या पटकाई बूम हिल्स का, जो कि आप आगे अभी पढ़ेंगे लेक्चर में, तो उसमें जो विविधता है, ऊंचाई को लेकर जो विविधता है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। फिर इसमें है, ये पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देशांतर कौन सा होता है, जैसे हमने क्या देखा था कि जो एक तो होते हैं लैटिट्यूड जो लेटे हुए होते हैं, और एक होते हैं लॉन्गिट्यूड जो खड़े हुए होते हैं। तो जो लैटिट्यूड होते हैं लेटे हुए, यानी कि अक्षांश, ये होते हैं अक्षांश।
जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते हैं। लेकिन ये जो खड़े हुए रीजन होते हैं, यहाँ पे ये वाली जो खड़ी हुई लाइन होती है, ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। तो अगर हम देशांतर विस्तार देखें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर विस्तार देखें, हम पूरा कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय का अगर विस्तार देखें, तो इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। कैसे? अब 3 कैटेगरी में किस तरह बांट सकते हैं? इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इनको 3 तरह कैसे बांट सकते हैं। सबसे उत्तर भाग, इसमें जो स्थित हिमालय है, यानी कि जो सबसे उत्तरी भाग है, इसको क्या कहेंगे हम? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज। ये होता है हमारा ग्रेटर हिमालयाज। इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, जिसमें लगभग औसतन ऊंचाई कितनी है? यहाँ के सारे शिखर की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर या इससे ऊपर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। अब हिमालय का ये जो भाग है, ये जो नॉर्थ वाला जो भाग है, हमने जिसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसको हम महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। इसमें ये जो बना हुआ है, ये इसका जो क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ और भी अलग अलग ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जिनकी आप आगे देखेंगे, हम जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसलिए जैसे ही टेम्परेचर समर के महीने में, गर्मियों के महीने में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो यहाँ से नदियों का प्रवाह होता है। और इसीलिए जो नॉर्थर्न एरिया में जो नदियां हैं वो 12मासी नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी 12मासी नदियां हैं। इसके बाद ये हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं। यहाँ पर देश के साथ दिया गया है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, या आप हमारे यहाँ टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके शिखर हैं। तो अगर हम इसको बड़े मैप में देखें, तो ये जो महान हिमालय का रीजन है, ये नॉर्दर्न रीजन है। इसके बाद हम इसको महान के बाद हम मध्य हिमालय में बांटते हैं, और फिर शिवालिक। इसके बाद भी और ज्यादा डाइवर्जन होता है, और भी ज्यादा कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स और क्लासेस में चर्चा करेंगे। अभी हम यही देख रहे हैं कि हम हिमालय को 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है आपका आंतरिक या महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, ये वाला रीजन है। उसके बाद एक आता है हमारा मध्य हिमालय, इसी के अंदर महान हिमालय के बाद आता है हमारा मध्य हिमालय, और उसके बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय। आगे हमारा हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, जिसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? जो कि आपका जो हिमाद्री रीजन है, हिमाद्री रीजन, ये वाला रीजन, इसके जो दक्षिण में है, वो दक्षिण में क्या कहलाती है? हिमाचल। वो रीजन जो हिमालय का है वो हिमाचल कहलाता है, या फिर उसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निम्न हिमालय कहा जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, ट्रांसफॉर्म शैल से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, तथा औसत चौड़ाई 45 से 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है इसमें। अब इसमें कौन कौन सी श्रृंखला है? इसमें पीर पंजाल सबसे अधिक लंबी, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला को कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं इसी श्रृंखला में। तो ये श्रृंखला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, वो इसी वाली श्रृंखला से आते हैं, इसी सीरीज से आते हैं, इसी हिमालयन सीरीज से, यानी कि जो लेसर हिमालय है उसी हिमालय से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने लायक जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जो पहाड़ी रीजन है, ये पहाड़ी रीजन आपकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा लाभकारी है, फायदेमंद है। तो इसी यहीं पर ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट पाए जाते हैं, जैसे कि आपका नैनीताल, जैसे कि आपका शिमला, ये सारे रीजन आपके, शिमला रीजन आपका हिमाचल प्रदेश का इसी में पाया जाता है, नैनीताल आपका इसी रीजन में लेसर हिमालयाज में पाया जाता है। तो ये सारे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं, इस पिकनिक स्पॉट भी हैं। तो यहाँ ये हिमालयन रीजन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको एक बार फिर से देखें अपने हिमालयन रीजन को, तो हम इसको ब्रॉडली किस तरह डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे ऊपर है हमारा हिमाद्री, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेसर हिमालय या हिमाचल या लेसर हिमालय, जिसे निम्न हिमालय कहते हैं। निम्न हिमालय में ही और भी कैटेगरी है, जैसे कि आपका पीर पंजाल है, धौलाधर है और महाभारत। धौलाधर और महाभारत ये सारे इसी के अंदर आते हैं, इसी के ही अंदर
अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे, इसमें सारे महत्वपूर्ण पहाड़ी नगरों के नाम से इसे जाना जाता है। तो जितने भी पहाड़ी स्पॉट हैं, हिली एरियाज हैं, हिली टूरिस्ट स्पॉट हैं, वो सारे के सारे मोस्टली इन्हीं लेसर हिमालय में आते हैं, यानी कि हिमाचल या निम्न हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा जाता है। अब जो सबसे बाहरी बस्ती है वो होती है शिवालिक रेंज। फिर इसमें इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मिट्टी परत से ढकी हुई हैं। सॉरी, हमने एक फैक्ट थोड़ा गलत हो गया हमसे, जो हमने इसमें अभी बताया था कि हिमाचल जो इस रीजन के अंदर शिमला और नैनीताल जैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिमला रीजन इसमें पाया जाता है। नैनीताल रीजन, आपका जो नैनीताल का एरिया है उत्तराखंड का, वो कहां पाया जाता है? वो आपका शिवालिक रीजन में पाया जाता है। शिवालिक रीजन में नैनीताल का जो रीजन है, हम फिर से आपको अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहे हैं कि नैनीताल रीजन नैनीताल का जो क्षेत्र है वो शिवालिक रीजन में पड़ता है, जबकि शिमला का जो रीजन है वो आपका लेसर हिमालय में पड़ता है। निम्न हिमालय या हिमाचल का क्षेत्र है। जो निम्न हिमालय है उसे ही हिमालय कहते हैं। तो हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा। पहला हमारा कौन सा भाग है? जो महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद दूसरा, उसके दक्षिण में कौन सा है? हिमाचल हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय के अलावा इसका दूसरा नाम क्या रखा हमने? निम्न हिमालय या फिर लेसर हिमालय। इसके बाद इसके दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक हिमालय। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, क्योंकि सबसे ज्यादा यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवालिक हिमालय, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो मैदानी भागों का जो निर्माण होता है उसमें इस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब आता है हमारा, जो हम शिवालिक हिमालय की चर्चा कर रहे थे, इसकी चौड़ाई, जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज, इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक बस। ऊंचाई कितनी है? 900 से आपकी 1100 मीटर तक ऊंचाई है। उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना है, यानी कि ये भी नदियों के असंपीड़ित जो बड़े बड़े जो डिपोजिशन होते हैं उससे बना हुआ है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, अभी हमने हिमालय को 3 रीजन में बांटा। पहला हमारा हिमाद्री, दूसरा हमारा निम्न हिमालय या लेसर हिमालय, उसके बाद तीसरा हमारा उसके दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक रेंज। अब जो लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज है, इसके बीच का जो एरिया होता है इसे क्या कहा जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में इसे, यानी कि अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम में इसे दून के नाम से, जैसे कि देहरादून, और पूरब में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है। इसी बीच के एरिया की बात हो रही है। इस बीच के एरिया को लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय रेंज के जो बीच का एरिया होता है, उस बीच के एरिया को दून के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भाग में दून के नाम से और पूर्वी भाग में द्वार के नाम से, जैसे कि हरिद्वार, और दून के नाम से जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो ये सारे यहाँ के एरियो के नाम हैं, तो जो कि दून के नाम पर रिप्रेजेंट किया जाता है जिनको। और जो पूरब में स्थित है वो द्वार के नाम से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें आगे हम देखते हैं, ये हमारा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर हम इसको नॉर्थ टू साउथ क्रम देखें तो हमारा होता है हिमाद्री के बाद आता है हमारा लेसर हिमालय या निम्न हिमालय के बाद आता है हमारा उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय और निम्न हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? पश्चिम में इसे दून कहा जाता है, और पूरब में इसे क्या कहा जाता है? पूरब में इसे द्वार कहा जाता है, द्वार। तो इस तरह हम हिमालय को 3 ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार भी विभाजित किया गया है। अब देखते हैं एक दूसरा कैटेगराइजेशन या एक दूसरा डिवीजन। अभी तो हमने देखा कि हमने इसको हिमालय को उत्तर से, नॉर्थ से साउथ के क्रम में हमने डिवाइड किया था। अब हम इसको डिवाइड करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये पश्चिमी एरिया और ये आपका पूर्वी एरिया। तो अब हम इसको पश्चिम से लेकर पूर्व के क्रम में डिवाइड करेंगे। तो इसमें इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो हम अभी देखते हैं आगे। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा गया है। अब पहला वाला जो रीजन नॉर्थ टू साउथ बांटा गया था वो किसके आधार पर बांटा गया था? वो बांटा गया था पहाड़ों के आधार पर, पहाड़ी श्रृंखलाओं के आधार पर। लेकिन वेस्ट टू ईस्ट वाला जो क्रम है वो किस आधार पर बांटा गया है? वो बांटा गया है नदियों के आधार पर। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब फॉर एग्जांपल, जैसे सतलज और सिंधु नदी के बीच का एरिया क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे, अगर पश्चिम में है सतलज का जो एरिया है, जो पश्चिमी एरिया है, उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं, और पूरब में इसे हिमाचल कहते हैं। अभी हम इसको आगे मैप में भी देखेंगे।
सतलज से काली नदियों के बीच का स्थित एरिया जो कहलाता है वो कुमाऊं हिमालय, जो कि उत्तराखंड का क्षेत्र है। काली से तिस्ता नदी के बीच का हिमालय जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय, और तिस्ता से दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। और इसी तरह कुछ यहाँ पर दुआब भी बनते हैं, जैसे कि रचना दुआब, बारी दुआब। अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जो डिवीजन हमने अब नदियों के आधार पर किया है हिमालय का, वो किस तरह है। यानी कि अगर ये वेस्ट मान लें और हम इसे ईस्ट मान लें, तो ईस्ट में, वेस्ट में आपका सिंधु से, यानी कि इंडस नदी से सिंधु से आपका सतलज तक का जो रीजन है, सतलज कौन सी है, सतलज है ये वाली, ये बह रही है सतलज। ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक का रीजन, ये क्या कहलाता है, ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका, पंजाब हिमालय के नाम से। अब पश्चिम से पूर्व, अब इसका भी दो कैटेगराइजेशन है, यानी कि इस पंजाब हिमालय को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो कैटेगरी में, दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कैसे, एक पश्चिम का एरिया, एक पूरब का एरिया। जो पश्चिम का क्षेत्र है उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय, और जो पूरब का एरिया है उसे क्या कहा जाता है आपका, हिमाचल हिमालय। हिमाचल प्रदेश के एरिया को हिमाचल हिमालय, और जो पश्चिम का एरिया है वो क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय। अब ये तो था सिंधु से सतलज के बीच। अब आते हैं हम सतलज से किसके बीच का एरिया, सतलज से बीच का काली नदी का। सतलज से लेकर जो काली नदी का एरिया है, काली का नदी का विवाद बहुत ज्यादा सुनते होंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ये जो नदी है, ये यहाँ पर नदी बह रही है, उत्तराखंड का मैप आपका जो हम सर्कल कर रहे हैं, ये उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पर बहती है काली नदी। सतलज से काली नदी का बीच, काली नदी का विवाद नेपाल और इंडिया के बीच बहुत ज्यादा चलता है, आपको अभी हाल ही में देखा ही होगा आपने। तो इस दृष्टि से भी आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है, इस बार काली नदी के ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर, क्योंकि नेपाल ने काली नदी का जो क्षेत्र है वो अपने मैप में दिखाया था, नेपाल के मैप में दिखाया गया था अभी हाल ही में। तो इसलिए बहुत ज्यादा विवाद का इशू था, विवाद था इस पर, तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो इसलिए आप इस पर बहुत फोकस करके चलिए इस बार। दूसरा, जो सतलज का एरिया है, सतलज से लेकर जो काली नदी है, काली नदी के बीच का एरिया क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालय। आपको पता होगा कुमाऊं और गढ़वाल दो रीजन, उत्तराखंड के जो पहाड़ों को दो रीजन में बांटा जाता है, एक होता है कुमाऊं रीजन और दूसरा है गढ़वाल रीजन। तो इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है अगर हम सतलज और काली नदियों में देखें। अब यहाँ आ गई काली नदी। काली से लेकर ये तिस्ता नदी है जो कि नेपाल के बॉर्डर से बहती हुई कहां पर जाती है आपकी, बांग्लादेश के अंदर जाती है, बांग्लादेश के अंदर जाती है। बांग्लादेश के अंदर ये भी तिस्ता नदी विवाद हमारा इंटरनेशनल इशू है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये इशू चलता है तिस्ता नदी को लेकर। तो काली नदी से लेकर बांग्लादेश के बीच बहने वाली हमारी तिस्ता नदी, जो कि तिब्बत से निकलकर आपकी कहां पर जाती है, कहां पर आती है, बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी तक जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है ये। तो इसको जो हम देखेंगे तो तिस्ता नदी के और काली नदी के बीच का जो एरिया है वो उसमें पूरा हिमालय नेपाल कवर कर देता है, तो ये नेपाल हिमालय के इसलिए नाम से जाना जाता है। अब आता है तिस्ता और दिहांग नदी। हमारी दिहांग नदी के बीच का एरिया क्या कहलाता है, तिस्ता और दिहांग नदी, ये एरिया कहलाता है अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको एक बार फिर से डिवाइड, इसका वेस्ट टू ईस्ट क्रम देखें तो क्या कहता है ये क्रम, अगर सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा पश्चिम का क्षेत्र है वो होता है कश्मीर हिमालय, जो पूरब का क्षेत्र है वो है हमारा हिमाचल हिमालय। अब सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहां हमारा उत्तराखंड आ जाता है, उस हिमालय को कहते हैं हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिए ये डिवाइड हमने किसके आधार पर किया है, नदियों के आधार पर। ये पिछला वाला किसके आधार पर था, पहाड़ी श्रृंखलाओं के आधार पर। तो अब काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का देखते हैं। तिस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका, अरुणाचल हिमालय। तो इस तरह हम इसको वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड कर सकते हैं। पहले है हमारा पंजाब हिमालय आपका सिंधु से सतलज के बीच, उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के बीच, उसके बाद आता है आपका नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच, नेपाल हिमालय के बाद आता है आपका अरुणाचल हिमालय के, कौन सा, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच। तो ये आपका आता है सिंधु और सतलज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए हम बार बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। कुमाऊं हिमालय का आता है सतलज से काली नदी के बीच, और नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच, काली से तिस्ता, और अरुणाचल हिमालय कौन सा है आपका, तिस्ता से दिहांग के बीच, तिस्ता से दिहांग नदी के बीच का एरिया जो है वो हमारा अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको एक बार यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमने सतलज नदी से लिया है, सतलज से
काली के बीच का एरिया जो आपका कहलाता है वो कुमाऊं हिमालय। फिर यहाँ से आपकी काली नदी से ये तिस्ता आपको दिख रही होगी हल्का सा है, ये तिस्ता नदी के बीच का एरिया नेपाल हिमालय। तिस्ता नदी से ये दिहांग नदी तक आपका जो एरिया है ये दिहांग नदी आती है, तो दिहांग नदी तक का एरिया जो अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ये आपको पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत में ये सांगपो नाम से बहती है और नामचक पर्वत के पास ये एकदम ईस्टर्न मोड़ लेते हुए दक्षिण की तरफ घूम जाती है और यहाँ से एक गहरी घाटी बनाती हुई अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाता हुआ भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो जो दिहांग महाखंड है जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, यहां से हिमालय का जो रीजन है वो पूरी तरह दक्षिण में मुड़ जाता है। अभी तक तो ये ऐसे चल रहा था, हिमालय का रीजन इस तरह अर्धचंद्राकार आकृति में चल रहा था, लेकिन इसके बाद ये एकदम अचानक से दक्षिण में इस तरह से मुड़ जाता है। और किस तरह यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र जो बनता है जो दक्षिण में, वो क्या उसका क्या क्रम है, सबसे ऊपर आपका नागालैंड में पटकाई बूम और नागा हिल्स बनती है, और उसके बाद आपका मणिपुर में और मिजोरम में मिजो हिल्स आती हैं, जो कि उनके क्षेत्रों के नाम पर ही रखा गया है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये समानांतर श्रृंखलाओं के जैसी हैं, जैसे कि यहाँ पर पटकाई बूम है, उसके बाद आपका समानांतर श्रृंखला, फिर आपकी नागा हिल्स है और फिर आपकी मिजो हिल्स है। इसी तरह से आप यहाँ मेघालय का रीजन देख सकते हैं जो कि बांग्लादेश से लगा हुआ और असम से लगा हुआ रीजन है। ये कौन सा है, यहाँ पर अगर हम आपको वेस्ट टू ईस्ट देखें, वेस्ट से ईस्ट में देखें इन पहाड़ियों को, तो ये क्या है, गारो है, फिर आपकी खासी, फिर आपकी जयंतिया। ये वेस्ट टू ईस्ट क्रम है इन पहाड़ियों का आपका मेघालय के अंदर। पूर्वांचल में पटकाई, नागा और मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। आगे हम देखते हैं उत्तरी मैदान। ये तो अभी तक तो हमने चर्चा की थी अपने पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में। अब पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरकर हम आ गए हैं मैदानी क्षेत्रों में। जैसे कि हमने देखा, अगर हम एक बार फिर इसको अगर हम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को देखें, यानी कि हम अपना नॉर्दर्न एरिया देखें, नॉर्दर्न एरिया अगर मेनली हम ये रीजन देखें तो ये रीजन क्या है, काराकोरम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काराकोरम है। उसके बाद ये क्रम आपको पता होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ, फिर आप काराकोरम, फिर आपका लद्दाख के बाद जास्कर, ये आपका जास्कर आ जाता है और यहाँ पर कहीं कैलाश आ जाता है, कैलाश श्रेणी। इसके बाद आता है पीर पंजाल के बाद आता है धौलाधर के बाद आता है आपका महाभारत के बाद आता है शिवालिक रेंज सबसे लास्ट में। ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इस जगह आएगा तो शिवालिक रेंज आती है। अब शिवालिक रेंज के बाद अब यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन्स के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब वही हम आगे देखने वाले हैं। जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। अब उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे बनता है, नदियों से। और नदियों से कैसे बनता है, जो नदियां हिमालयन रीजन से निकल कर आ रही हैं और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लाती हैं, यानी कि डिपोजिशन लाती हैं, या गाद लाती हैं, गाद मिट्टी यानी कि क्ले लाती हैं, चिकनी मिट्टी का अपने साथ लाती हैं बहाकर। और यहाँ पर जहाँ ढलान कम हो जाता है, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में तो ढलान बहुत तीव्र होता है, इसलिए वहाँ पर तो कोई चीज़ रुकेगी ही नहीं, वो बहती हुई निकल जाएगी। और वो रुकेगी कहाँ पर, जहाँ पर ढलान कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो नॉर्दर्न एरिया है, हमारे प्लेन्स हैं, मैदान हैं, मैदानों में ढाल बहुत कम होता है। तो मैदानों में ढाल कम होने की वजह से अब जो नदियां हैं वो अपने साथ लाई हुई गाद को इकट्ठा करना यानी कि छोड़ना शुरू कर देंगी, इकट्ठा एक जगह अवसाद बनाना शुरू कर देंगी। तो इन नदियों में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, पहली है हमारी सिंधु नदी, दूसरी है हमारी गंगा नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये हमारी वेस्ट टू ईस्ट है। सबसे वेस्ट में है हमारी सिंधु के बाद हमारी, उसके बाद है बीच में हमारी गंगा नदी, उसके बाद सबसे ईस्ट में है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह ये मेनली ये 3 नदियां हमारे उत्तरी मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। अब ये मैदान जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा से कैसे, जैसे कि अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप अभी के लिए ये समझ लें कि जो मिट्टियाँ जो गाद नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों से, उसी के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप करती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, देखिए हमने कल के लेक्चर में चर्चा की थी कि भारत का विस्तार कितना है, भौगोलिक क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
अगर हम बात करें पूरे भारत की, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है भारत का, खाली मैदानी क्षेत्र, उसका विस्तार कितना है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा खाली मैदानी क्षेत्र है। मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है, यानी कि अगर पूरा मैदानी क्षेत्र का विस्तार देखें हम, तो ये मैदानी क्षेत्र हमारा जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन क्षेत्र देख रहे हैं, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, जहां पर मैदानी क्षेत्र होगा, यानी कि हमने जैसे कल भी बताया था आपको, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मैदानी क्षेत्र की क्या विशेषता होती है। वहां पर खेती अच्छी होगी, क्योंकि बारहमासी नदियां हैं, तो पानी की उपलब्धता अच्छी होगी, पीने का पानी भी होगा और खेती के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। दूसरी चीज ये, वहां पर जो जलवायु की अनुकूल अवस्था होगी, जो मानव शरीर के लिए बहुत आराम से अनुकूल करने लायक होगी, अनुकूल करने की स्थिति में जिसको मानव होगा। तो ये सारी सघन आबादी वाला क्षेत्र होगा, इसलिए मानव की वहां पर आबादी ज्यादा होगी। आप कोई सा भी प्लेन एरिया देख लीजिए, जहां पर खेती अच्छी होगी, वहां पर आबादी भी अच्छी होगी। आप बंगाल का रीजन देख लीजिए, आप बिहार का रीजन देख लीजिए, आप हमारे भारत के कोस्टल रीजन देख लीजिए, जहां पर खेती अच्छी होगी, वहां पर आबादी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। समृद्ध मृदा आवरण होगा, पर्याप्त पानी की उपलब्धता होगी, अनुकूल जलवायु होगी और भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होगा, तो इसलिए वहां पर ऑटोमेटिकली ही आबादी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य करती हैं। निक्षेपण मतलब डिपोजिशन का कार्य कैसे करती हैं? जब वो ऊपर से बहती हुई आती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में आते आते उनका ढाल कम हो जाता है। जब ढाल कम हो जाता है किसी चीज का, तो वहां पर किसी भी चीज को लुढ़काना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए पानी से जो बड़े बड़े अवसाद हैं, भारी मिट्टी है, वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और पानी आगे बढ़ता रहता है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। निचला भाग कौन सा? यानी कि जिससे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो नदी का ढाल कम होता जाएगा। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र होने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। अब जो निचला भाग होगा, जैसे कि यहाँ पर आएगी, आप एक चीज समझ सकते हैं, जब नदियां युवा अवस्था में होंगी तो उनसे सहायक नदियां आकर जुड़ेंगी, और इसी तरह जब नदियां बूढ़ी अवस्था में आएंगी, वृद्ध अवस्था में, यानी कि जब वो समुद्र में अपना जल विसर्जन करेंगी, उससे पहले क्या होगा, यानी कि इसको बूढ़ी अवस्था अगर मान लिया जाए, तो यहाँ पर जाने से पहले क्या होगा, वितरिकाएं बन जाएंगी, यानी कि जैसे यहाँ पर आके जुड़ना शुरू हुए थे, वैसे ही यहाँ से हटना शुरू हो जाएंगे। इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई युवा होता है, जब कोई युवा अवस्था में होता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अगर कोई युवा होगा तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए जैसे कि नदियां युवा अवस्था में होती हैं पहाड़ों से निकलकर, तो ये नई नई वितरिकाएं, जो छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और ये नई नई सहायक नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे, और जब जो युवा होगा, जो टीनेजर होगा, उसकी क्या खासियत होती है? टीनेजर क्या करते हैं? जैसे कि युवा अवस्था में क्या किया करते हैं बच्चे? किशोर अवस्था अगर कहें, किशोर अवस्था में क्या किया जाता है? बच्चों द्वारा चलते चलते सड़कों पर किसी को परेशान करना, ज्यादा एकदम मस्ती करते हुए चलना। तो इसी तरह नदियों का भी कार्य होता है। ये नदियां भी इसी ही तरह बहती हुई सर्पिला आकार में चलती हैं। लेकिन अब आती है मैच्योर अवस्था, जैसे कि इंसान की किसी एक मनुष्य की मैच्योर अवस्था आती है, मनुष्य वयस्क होता है, तो उसकी वयस्क अवस्था क्या होती है? आप जैसे कि वयस्क हैं, अगर आप बाहर जाएंगे, कहीं पर सड़क पर निकलेंगे, तो आप ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान करते हुए चलेंगे, किसी से हंसी मजाक करते हुए चलेंगे, आप बिल्कुल डिसेंट वे में चलेंगे, सोबर चलेंगे। कोई मिलेगा आपका जान पहचान का, तो उससे आराम से खड़े होकर, एक साइड खड़े होकर बात करेंगे। तो इसी तरह नदियों का काम होता है। जब नदियां अपनी वयस्क अवस्था में पहुंचती हैं, तो नदियों का जो सर्पिला आकार अवस्था है, यानी कि मियांडर जिसे कहते हैं, मियांडर, जो ये मियांडर बनाना हल्के हल्के कम कर देती हैं। अब जैसे कि आप देखते होंगे, अब फिर से हम मनुष्य की बात करते हैं। जब मनुष्य अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जैसे कि हम देखते होंगे घर में अपने वृद्धों को, तो लोग उनसे कम बात करते हैं। बच्चे, हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, वो एक तरफ बैठे रहते हैं, उनसे घर के बच्चे कम बात करते हैं। तो यही अब क्या होता है कि अब उनसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो यही नदियों के साथ होता है। जैसे जैसे नदियां बूढ़ी अवस्था में पहुंचती हैं, तो यहां से अभी पहले जब युवा अवस्था में थी तो क्या था, यहां पर सहायक नदियां आकर जुड़ रही थी। अब यहां से क्या हो रहा है, वृद्धावस्था में वितरिकाएं निकलना शुरू हो गई, यानी कि यहां से डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलना शुरू हो गई। अब यहां से पानी अलग होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये बूढ़ी अवस्था है। अब बुढ़ापे में बूढ़े आदमी की किसी को जरूरत नहीं होती, तो वो इसलिए नदियां भी, पानी भी यहां से कटना शुरू हो जाता है। तो आपको इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है कि सहायक नदियां, वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, आपका मियांडर्स और चाप झील, ऑक्सबो लेक, तो इस तरह इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि नदियों की विकास की अवस्थाओं को नदियों की विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है।
आगे हम देखते हैं उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जो उत्तरी हमारा मैदान है, जैसे कि हमने हिमालय के रीजन को 3 भागों में बांटा था, उसी तरह हम उत्तरी मैदान को भी बांट सकते हैं। अब इसमें क्या है, पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, जो इसमें हम देखा था कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान जो था हमारा पश्चिमी भाग का जो मैदान है उसे क्या कहते हैं, पंजाब मैदान। के यहाँ पर सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हमने कौन कौन सी देखी थी सहायक नदियाँ, सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये कौन सी, सतलज एक यहाँ से निकलती है और बाकी ये ब्यास यहाँ से निकल के यहाँ शिफ्ट हो जाती है, सतलज में मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो इनके द्वारा जो एरिया इन नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मैदान को पंजाब का मैदान। सिंधु और इसकी सहायक नदियां कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हिमालय से निकलती हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। तो यहाँ घग्गर से, जहाँ से नदी गंगा नदी निकलती है, तो यहाँ से लेकर घग्गर का जो बीच का विस्तार है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वाला, तो ये रीजन हमारा गंगा का रीजन है, घग्गर से तिस्ता तक का, जो हमने देखा था, जो तिस्ता बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। तो घग्गर से तिस्ता नदी के बीच का जो एरिया है वो गंगा का मैदान का विस्तार है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल। अब ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इस नदी के पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान पश्चिम में, मतलब ब्रह्मपुत्र के पश्चिम में, ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ निकलती है तो ये ब्रह्मपुत्र के पश्चिम के स्थित है, क्योंकि असम के ही अंदर मेनली ज्यादा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वो मेनली कहाँ पर है, असम राज्य के अंदर है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर एरिया जो है वो पूरा पहाड़ी एरिया है, वहां पर प्लेन्स का एरिया बहुत कम है। तो ज्यादातर जो मुख्यतः जो एरिया है ब्रह्मपुत्र का वो उसके पश्चिम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का पश्चिम में, असम में फैला हुआ है। इसके बाद अब आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अगर हम इसका शेप का डाइवर्जन देखें, शेप डाइवर्जन के आधार पर हम देखें, डाइवर्जन के आधार पर अगर हम उत्तरी मैदान को, नॉर्दर्न प्लेन्स को देखें, डिवाइड करें, तो हम इसको नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो रेंज थी हमारी, ये जो हमारे पहाड़ी था, अगर हम कुछ इस तरह रफ डायग्राम बनाएं तो हमने देखा था ये सारा यहाँ तक का था पहाड़ का एरिया, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, शिवालिक, ये सारी हमने रेंज देखी। अब यहाँ पर पहाड़ी खत्म हो गई, शिवालिक पर आकर पहाड़ियाँ खत्म हो गई। अब जैसे ही आपने देखा होगा, अगर आप में से बहुत से लोग किसी पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने गए होंगे, तो अगर बाई रोड गए होंगे आप, तो आपने देखा होगा बाई रोड जाते जाते एक रीजन ऐसा आता है कि जहां से एकदम से फौरन ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाती है, ऊपर की ओर सड़क शुरू हो जाती है चढ़ना, वहां से एकदम से खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो नीचे का एरिया है, यानी कि जो घाटी से लगा हुआ एरिया है, वहां पर बिल्कुल मैदान एकदम से सपाट मैदान होंगे और वहां पर खेती हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर आपने गौर किया होगा, अगर आप घूमने गए होंगे, तो जो यहाँ पहाड़ियों से लगा निचली घाटियाँ होती हैं, जहाँ पर पहाड़ खत्म होते हैं, वहाँ पर जमीन पर आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। ये क्या होता है, ये क्षेत्र कहलाता है भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र कहलाता है। ये कौन सा क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं वो अपने साथ साथ जो बड़े बड़े पत्थर बहा कर लाती हैं, या जो लैंड स्लाइडिंग होती है, तो ये जो पत्थर बहा कर लाती हैं, तो ये भाबर क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ढाल एकदम से अचानक नदियों का ढाल खत्म हो जाता है, यानी कि पहाड़ों का ढाल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप कुछ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको तराई का रीजन मिलेगा। यहाँ तराई का जो रीजन होगा, यानी कि यहाँ पर दोबारा से नदियाँ, हल्का पानी आपको मिलेगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली एरिया मिलेगा, और यहीं पर ही आपको ज़्यादातर जंगली जानवर दिखाई देंगे। इसके बाद फिर आप थोड़ा दक्षिण में जाएंगे, फिर प्रॉपर प्लेन्स का एरिया शुरू होता है। जो प्रॉपर प्लेन शुरू होंगे तो वो आपके तराई रीजन के बाद शुरू होते हैं। तो हम देख रहे थे, हमने इसमें देखा था, तो सबसे पहले पहाड़ों के बाद आपका आता है, ये जो पहाड़ है आपके, पहाड़ों के बाद सबसे बड़ा आएगा डिपोजिशन, जो पत्थरों का होगा उसे कहते हैं भाबर रीजन। जैसे कि नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। गुटिका मतलब बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण करती हैं। 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक की चौड़ाई का ये एरिया होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं, यानी कि जितनी भी ऊपर से निकलने वाली नदियां थी पहाड़ों से, ये इस पट्टी के अंदर, यानी कि इस क्षेत्र में छुप जाती हैं, यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। अब इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं, नदियां पूरा निकल आती हैं। जब ये सरिताएं, इस पट्टी का जो एरिया 16 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर ये दोबारा से दिखने लगती हैं। ये कौन सा एरिया होता है, ये होता है तराई का रीजन। ये आपका तराई का रीजन होता है। तो इस नदी को, इस एरिया को हम कहते हैं तराई का रीजन, जिसे यहाँ पर वन्य प्राणियों की ज़्यादा भरमार पाई जाती है। इसके बाद जो होता है उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पाया जाता है। यहाँ से इसके बाद हमारा शुरू होता है उत्तरी मैदान का रीजन।
ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। यानी कि अब आपका भाबर के बाद तराई का रीजन आता है, तराई के बाद जो रीजन आता है वो मेनली रीजन जो होता है वो क्या होता है, प्लेन्स का रीजन होता है, मैदानी रीजन होता है। लेकिन मैदानी रीजन भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कैसे? अगर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा कि जो बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ जो मिट्टी लाती है, मिट्टी नई गाद जो लाती है, वो गाद क्या होती है, वो नई गाद होती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो उस वाली गाद को कहते हैं खाद, यानी कि खादर होता है। और जो पुरानी जो गाद 5-6 साल पहले जो इकट्ठी हुई होती है वो क्या बन जाती है, 10 साल पहले वो बन जाती है भांगर। तो इस क्षेत्र को जो हमारा बांगर क्षेत्र है, इसको जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, बांगर और खादर। तराई के बाद जो पहला जो रीजन आता है वो होता है बांगर रीजन, यानी कि पुराना जलोढ़ मृदा से बना क्षेत्र, पुराना जो कभी कई साल पहले बाढ़ से बना हुआ क्षेत्र होता है वो होता है बांगर रीजन। और जहाँ पर नई बाढ़ आती है वो बनता है खादर रीजन, वो ज़्यादा फर्टाइल होता है कंपेरेटिवली बांगर रीजन के। अब जो भांगर रीजन होता है उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, इसे कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो नए बाढ़ मैदान बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खादर। अगर हम इसको फिर से एक बार नॉर्थ टू साउथ देखें तो शिवालिक रेंज के बाद हमारा क्या था, पहले भाबर रेंज थी, भाबर आया था, भाबर का क्षेत्र, उसके बाद आपका तराई का क्षेत्र, फिर आपका मैदानी क्षेत्र। और मैदानी में भी दो क्षेत्र हैं हमारे, मैदान में भी दो क्षेत्र हैं, पहला है भांगर है हमारा, और दूसरा कौन सा है हमारा, खादर। तो इस तरह से हमारा पूरा डिवाइड होता है। इसके बाद हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अब और हम साउथ में आ गए। हमने सबसे पहले कहाँ देखा, हिमालयन रीजन देखा पूरा, इसके बाद हमने प्लेन का रीजन देखा। अब प्लेन के बाद हम नीचे और आ गए प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शेलों का बना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ विविधता कितनी है। हिमालयन रीजन हमारे यहाँ नवीन वलित पर्वत है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ रीजन है और सबसे नया रीजन है। और ये वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो साउथ का एरिया है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार प्लेट्यू का जो एरिया है, वो सबसे पुराने रीजनों में से एक है और क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना हुआ है। ये गोंडवाना लैंड, आप भी ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में 11वीं क्लास में, कि ये गोंडवाना और लोरेशिया दो लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके टूटने से बना था। गोंडवाना भूमि के दो हिस्से, दो तरह की लैंड थी, गोंडवाना और अंगारा लैंड। तो ये गोंडवाना भूमि के टूटने से एवं अपवाह के कारण बना था। यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स पर, और स्पेशली जो सेंट्रल प्लेट्यूज हैं, सेंट्रल हाईलैंड जैसे मध्य प्रदेश का जो रीजन है वहां पर पाई जाती हैं। पठार के दो मुख्य भाग हैं, पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। अब हम इसके पठार के जो रीजन है इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि मध्य प्रदेश का और कुछ गुजरात का रीजन है और कुछ हमारा छत्तीसगढ़ का रीजन है। उसके बाद उसके दक्षिण में हम आते हैं जो हमारा प्रॉपर पठारी क्षेत्र है, दक्कन प्लेट्यू। अब हम सेंट्रल अगर हाईलैंड को देखें तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। यानी कि अगर आप सेंट्रल रीजन देखेंगे तो सेंट्रल रीजन में दो नदियां हैं, एक है नर्मदा, फिर है ताप्ती। इसी तरह इसमें विंध्याचल पर्वत है और इसी तरह एक सतपुड़ा पहाड़ियां। तो ये सतपुड़ा नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग है जहाँ मालवा पठार के अधिकतर भाग हैं और मध्य उच्च भूमि के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के नाम से इसे जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एरिया क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ये विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। यानी कि जो विंध्य रेंज है हमारी, यहाँ पर जो विंध्य रेंज है ये कैसे है, उत्तर में तो इसके सतपुड़ा रेंज है, विंध्य रेंज के उत्तर में सतपुड़ा रेंज और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद इस क्षेत्र में बहने वाली चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। यानी कि ये यहाँ से बहती हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बहती हैं, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। यानी कि ये अगर पहाड़ियों से निकलेंगी, ये अगर यहाँ की पहाड़ियों से, विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ियों से अगर जब निकलती हैं तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो गंगा रिवर है इस यहाँ पर दक्षिण से आके आपको कई नदियाँ मिलती हुई दिखेंगी जो कि मध्य प्रदेश से बहती हुई आती हैं, जैसे कि केन, बेतवा, सोन इत्यादि। और चंबल जो आपकी है वो भी यहीं से निकलकर आपकी राजस्थान के क्षेत्र से होती हुई आपकी यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी आपकी गंगा में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी और बाकी केन, बेतवा, सोन जो है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं। फिर इसके बाद है हमारा आगे है इसमें
मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये जो एरिया है ये पश्चिम की तरफ इस साइड तो चौड़ा है और ईस्ट में ये पतला होता जाता है। इस पठार का जो पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बघेल बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका पश्चिम का एरिया चौड़ा है, इसे मालवा प्लेटू, और सेंट्रल हाईलैंड को हम क्या कहते हैं, पश्चिम के एरिया को बुंदेलखंड, और उसके बाद पूर्वी एरिया को बघेलखंड कहते हैं, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और अगर और पूर्व में जाएंगे, अगर हम सेंट्रल जो हाईलैंड है उसके और पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो उसके पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हम इसको वेस्ट टू ईस्ट देखें, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें अपने सेंट्रल हाईलैंड्स को, तो ये किस तरह है, इसके सबसे पश्चिम में इसका पश्चिमी एरिया क्या कहलाता है, बुंदेलखंड रीजन, और अगर इसका मिडिल का एरिया क्या कहलाता है, बघेलखंड रीजन, बघेलखंड। और अगर और पूरब में जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो जिसमें कुछ झारखंड का हिस्सा भी शामिल होता है। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है, यानी कि अगर आप ये डेक्कन प्लेटू देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ट्रायंगल फॉर्म में, ट्रायंगल शेप में दिखेगा। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जैसे कि हमने आपको बताया नर्मदा और तापी दो नदियां हैं, ये नर्मदा और तापी, ये इसके दक्षिण से शुरू हो जाता है, नर्मदा के दक्षिण से ये शुरू हो जाता है, और इसका आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, यानी कि जो आधार है ये सतपुड़ा है, यानी कि सतपुड़ा की श्रृंखला इसका आधार है, यानी कि अगर इसको आधार मान लिया जाए ट्रायंगल का तो ये सतपुड़ा श्रृंखला इसका आधार बनाती है। महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है, यानी कि सतपुड़ा श्रृंखला के पूर्व में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपकी, महादेव है। सतपुड़ा श्रृंखला के अगर आप पूर्व में जाएंगे तो यहाँ महादेव, कैमूर और मैकाल श्रेणियाँ हैं। अगर जैसे जैसे आप पूर्व में जाएंगे सतपुड़ा के, तो सतपुड़ा के पूर्व में आपको कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी, कैमूर पहाड़ी मिलेगी आपको, मैकाल पहाड़ी मिलेगी, इसी तरह महादेव पहाड़ी मिलेगी। महादेव दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, यानी कि यहाँ साइड की, ये साइड जो है ये साइड की ऊंचाई पर है, और इधर की साइड जो ईस्टर्न एरिया है वो नीचे ढाल वाला एरिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ की मेन जो चार नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चारों जो हैं किधर, देखिए पानी अगर बहेगा तो किस साइड बहता है, जहाँ ढाल होता है, तो पूर्वी भाग ऊंचा है और ये पश्चिमी भाग ऊंचा है और पूर्वी भाग नीचा है, तो जाहिर सी बात है जो नदियाँ बहेंगी वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेंगी। तो इसलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियाँ किधर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो पठार है ये किसी भूगर्भीय रचना की वजह से यहाँ पर अलग हो गया था। तो ये मेघालय का जो पठार है, मेघालय का जो पठार है, शिलोंग या मेघालय का पठार, जिसे कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तरी कछार पहाड़ के नाम से जाना जाता है, ये भी इसी का ही भाग माना जाता है, क्योंकि क्रिस्टलीय रूप से दोनों की संरचना एक जैसी है और एक ही टाइम पीरियड पुरानी है, यानी कि इनका समय अवधि भी एक सी ही है। तो ये भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हुई थी। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जैसे कि जिसके हम बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी, आपको बताया था कि गारो, खासी, जयंतिया जो ये पहाड़ियां हैं मेघालय में, अगर हम वेस्ट से ईस्ट में देखें तो ये गारो है वेस्ट में, उसके बाद खासी है, उसके बाद जयंतिया है, ये इनका वेस्ट टू ईस्ट क्रम है। इसके बाद आती है हमारी आगे हमारा दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। अब आता है हमारा घाट का रीजन, यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ का रीजन है, यहाँ आप देखते हैं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, उसका पश्चिमी भाग ऊंचा है, तो इसलिए यहाँ के आप इससे भी लिंक करके देख सकते हैं। इसी वजह से पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी घाट है ऊंचाई पर है और पूर्वी घाट नीचा है। तो पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई है, लगभग औसतन ऊंचाई पूर्वी घाट की जो है 600 मीटर है, और पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर के बीच है, यानी कि सबसे 1600 मीटर के बीच, यानी कि सबसे जो नीचा घाट है पश्चिमी वो 900 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा 1600 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, यानी कि यहाँ जो महानदी बहती है आपकी, महानदी से लेकर दक्षिण में आपकी नीलगिरी पहाड़ी तक पूर्वी घाट का विस्तार है। यहाँ तक, इस जगह तक विस्तार जो है पूर्वी घाट का माना जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अनियमित है, यानी कि बीच में से यहाँ पर मैदान भी पाए जाती हैं, यानी कि लगातार यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट में लगातार पूरे रीजन में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, और यही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। देखेंगे जब जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारे यहाँ बंगाल अरेबियन सी से विषुवत रेखा को पार करके, जैसे कि हमारे यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर से चलता हुआ जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है तो यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराता है, तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और जो इसके वृष्टि छाया क्षेत्र हैं, रेन शेडो क्षेत्र, वहाँ पर वर्षा कंपेरेटिवली कम होती है। ये भी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में और क्लासेस में पढ़ेंगे।
अब ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। जैसे जैसे ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे क्योंकि ये देखिए यहाँ जो पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये समुद्र की ओर से आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। और जब ये पहाड़ी से टकराता है और टकरा के ऊपर जब चढ़ता है, तो चढ़ने की वजह से ऊपर ये इसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है, इसमें गर्मी बढ़ जाती है। जब गर्मी बढ़ जाएगी तो संवहनीय वर्षा होगी, यानी कि टकरा के चढ़ने से आर्द्र हवा होगी, आर्द्र हवा हो जाएगी और ये यहाँ पर बारिश करने लगेगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी कि गुजरात में आपको पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम दिखेगी और आप जैसे जैसे केरला की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। अब इस भाग में कौन कौन से ऊंचे शिखर हैं? अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी 1500 मीटर। और पश्चिमी घाट के दो सबसे ऊंचे शिखर कौन से हैं? सबसे पहला अनाईमुड़ी केरल में, और डोडा बेटा ये भी आपका केरल में, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवरॉय, यानी कि ये जो पूर्वी घाट आ रहा है आपका, इसका जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये शेवरॉय और जावेदी पहाड़ियाँ हैं। शेवरॉय और जावेदी पहाड़ियाँ हैं। ये है जावेदी पहाड़ियाँ और ये शेवरॉय पहाड़ियाँ। उडम मंगलम ऊटी के नाम से जिसे जाना जाता है, ये भी पूर्वी घाट में स्थित है। उडम मंगलम आपका पूर्वी घाट में स्थित है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ है पाई जाने वाली काली मृदा, जहाँ पर कपास की खेती की जाती है, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा कहा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दक्कन ट्रैप के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई थी। इसे आग्नेय शेल, इसके शेल आग्नेय है, यानी कि आग्नेय शेल के नाम से भी जाना जाता है। इन शैलों के समय के साथ अपर्दन, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। अब अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। अगर हम अरावली की पहाड़ियाँ देखें तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम में इस जगह ये है अरावली की पहाड़ियाँ। ये अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण आपके डेक्कन प्लेटू के उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। आगे है इसमें भारतीय मरुस्थल। अगला हमारा जो कैटेगराइजेशन था मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर, जैसे कि हमने देखा राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी छोर, जैसे कि जैसलमेर इत्यादि, ये थार का मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और जलवायु कैसी यहाँ की? शुष्क जलवायु है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला, इसका विस्तार हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा इसमें। और लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा पर पाए जाते हैं। ये कुछ बरकान इस तरह के होते हैं, लंबवत टीले होते हैं। तो इस तरह की संरचना आपको पूरे थार के रेगिस्तान में देखने को मिलेगी। अब आते हैं तटीय मैदान पर। तटीय मैदान ये तटीय पट्टियों का विस्तार है, यानी कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है उसी का ही तटीय विस्तार कहलाता है तटीय मैदान, जहाँ पर ये नदियों से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट के 3 नामों से जाना जाता है। पहला है सबसे उत्तर में, कौन सा है? जिसे आप सहाद्री कहते हैं। सहाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको गोवा या मुंबई का तट, उसे किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट के नाम से इस मैदान को जाना जाता है। और इसके नीचे सबसे साउथ में कौन सा है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक। और आपका जो केरल का जो तट है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब उत्तरी भाग को कोंकण, जैसे कि हमने आपको बताया, लेकिन इसमें सबसे ऊपर का जो एरिया है उसे सहाद्री के नाम से जाना जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, यानी कि कर्नाटक वाला जो एरिया है उसे कन्नड़ मैदान भी कहते हैं। और दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो पूर्वी भाग है, पूर्वी बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार, यहाँ पर इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। और नीचे के भाग में से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसलिए यहाँ पर विशाल डेल्टा बनाती हैं। और चिल्का झील यहाँ पर एक महत्वपूर्ण झील है। चिल्का झील इस जगह पर हमारी चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा, आपकी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगभग तट पर बनती है, स्पेशली आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आता है हमारा द्वीप समूह का रीजन। इस 2 हमारे द्वीप समूह हैं, आपको पता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। सबसे पहले हम लक्षद्वीप समूह का देखते हैं। ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। अब ये पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? लकाद्वीप, निकाय द्वीप। 1973 में इसका नाम बदला गया। 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पर पिटली द्वीप, यहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है और एक पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी के निम्नलिखित में से पिटली द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? लक्षद्वीप, अंडमान का, निकोबार का, इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या सुमात्रा आइलैंड का। तो पिटली द्वीप आपको पता होना चाहिए, ये किसका हिस्सा है? ये लक्षद्वीप आइलैंड का हिस्सा है। आगे है बंगाल की खाड़ी, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। यहाँ पर
इसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रवाल द्वीप हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटे हैं। पहला है उत्तर में हमारा अंडमान आइलैंड और दक्षिण में निकोबार आइलैंड, और उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला है, यानी कि ये द्वीप समूह जो है क्या से बने हुए हैं, ये पानी में यानी कि समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाओं का ऊपर निकला हुआ भाग है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, जहाँ की जलवायु विषुवतीय है, यानी कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर 12 महीने एक सा मौसम रहता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसी तरह हम एक हिस्ट्री का भी लेक्चर आपको 6 क्लास का एनसीईआरटी क्लास 2 का एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।